गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोगों को गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा का चैप्टर रंग बता रही थी। रंग जिसे अंग्रेजी में कलर कहते हैं। तो उसमें मैंने आपको कलर की विशेषताएं बताई थी। कलर का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, कलर क्या है, तो एक प्रकाश का एक गुण है। कलर में वैसे क्या होती है, तो एक सजीव है। कलर को लोग क्या, अगर आप सोचें तो कलर एक सजीव है। जैसे सजीवता है, जीवंतता का अनुभव करता है। कलर के प्रयोग से कोई चीज़ पतली लग सकती है, मोटी लग सकती है, कोई चीज़ छोटी लग सकती है, बड़ी लग सकती है, पास लग सकती है, दूर लग सकती है। तो ये क्या है, कलर के गुण है। उसके बाद मैंने आपको कलर को मतलब अध्ययन करने के दृष्टिकोण बताए थे, जिसमें मैंने आपको 5 दृष्टिकोण बताए थे और एक ट्रिक बताया था P4C, जिसमें मैंने अंग्रेजी के P को पकड़ा था और उससे बनने वाले 4 सेंटेंस, जिसमें फिजियोलॉजिस्ट, फिजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, जिसमें P साइलेंट है, और एक जो है पिगमेंट, 4 P हो गया, और C एक केमिस्ट के आधार पर इनके अध्ययन का दृष्टिकोण था। उसके बाद इनके सिद्धांत थे मुंसेल प्रणाली और प्रांग रंग थ्योरी, जिसे प्रांग सर ने और मुंसेल सर ने अपने अपने हिसाब से दिए थे, जिसमें से प्रांग सर का सबसे इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर भी पूरा प्रांग सर के सिद्धांत या थ्योरी पे कह सकते हैं पूरा डिपेंड है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रांग सर ने जो है कि प्रांग सर ने सबसे बड़ी बात तो ये कि कलर का क्या कहता, श्रेणीकरण किया था और कलर की क्वालिटी या गुण बताया था। तो प्रांग सर ने कलर की जो थियरी बताई थी, जो श्रेणीकरण किया था उसको, तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने प्राथमिक रंग किया था, फिर द्वितीयक रंग किया था। इन दोनों के मिलने से एक मध्यवर्ती रंग बना था, तृतीय रंग बना था और चतुर्थ रंग बना था। ठीक है, तो संख्या में 5 हो गए और शब्दों में बोलने में चतुर्थ हो गए, क्योंकि एक मध्यवर्ती जो आ गया उसे तृतीय न करके मतलब उसको तृतीय न करके उसे मध्यवर्ती कहा गया। तो ऐसे इन्होंने बताया। और इन्होंने रंगों के गुण क्या बताया, तो इन्होंने रंगों के गुण को ह्यू, वैल्यू और क्रोमा, ये 3 शब्द का प्रयोग करके इन्होंने रंगों के गुण को बताया, जिन्होंने डायमेंशन भी कहा। जैसे किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती है, वैसे ही रंग का क्या होता है, ह्यू होता है, वैल्यू होता है और क्रोमा होता है। अब आप सोचते होंगे ह्यू, वैल्यू और क्रोमा क्या होता है, तो ह्यू का मतलब होता है रंग, गहरा रंग या हल्का रंग, लेकिन रंग को क्या कहते हैं, ह्यू भी कहते हैं। और वैल्यू क्या होती है, तो वैल्यू का मतलब होता है ब्राइटनेस और डलनेस। ठीक है, उसका क्या है, हल्कापन और मतलब गहरापन और हल्कापन। और जो है क्रोमा क्या होता है, तो क्रोमा आप समझ सकते हैं उसका क्या बोलते हैं, उसका मंदपन और चटकपन क्या है, क्रोमा है। तो इस चीज़ को हम आपको एक्सप्लेन करके बुक से टू द पॉइंट बताते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। चलिए, तो देखिए यहाँ पे दिया है रंग की विशेषताएं, और रंग की विशेषताओं से ही आपको बताना है, क्योंकि इधर मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी थी। जिसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, तो मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या होता है, जिसका रंग का हमारे मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार रंग क्या थे, 4 प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, पीला और हरा, नीला। ठीक है, 4 रंग कहते हैं। प्रत्येक रंग के सामने वाला रंग क्या करता है, पूरक रंग, मतलब उसका विरोधी रंग, जिसे कम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। पिगमेंट के आधार पर क्या थे, 3 रंग थे, लाल, पीला और नीला। प से पिगमेंट, प से पीला इसमें ऐड कर देना। ठीक है, और इसे कौन और किस नाम से जानते हैं, तो इसे द्वितीय रंग या बाइनरी कलर भी कहते हैं। भौतिक शास्त्री जो थे वे वेव के आधार पर उनकी तरंगों के मतलब आधार पर अध्ययन किया था। इसमें एक ऑप्टिक शाखा थी, जिसने क्या किया था, ऑप्टिक शाखा थी जिसने रंगों के मतलब माध्यम प्रकाश पे अध्ययन किया था। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब आगे आपको बताना रंग की विशेषताएं। प्रांग ने रंग को 3 मुख्य विशेषताएं बताई। प्रांग सर ने रंग की 3 मुख्य विशेषताएं और रंग का 5 श्रेणी बताया, मतलब 5 वर्ग और 3 विशेषताएं बताई। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। प्रांग सर ने रंग की 3 मुख्य विशेषताएं बताई हैं, जिन्हें रंगों की विमा या डायमेंशन ऑफ कलर भी कहते हैं। किसी पदार्थ की 3 विमा, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई की भांति इन्हें भी मापा जाता है। जैसे किसी पदार्थ की, जैसे ये मान लीजिए बुक है, तो ये कोई पदार्थ ही है ना, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी मोटाई हो गई है, ये कहते हैं ना, ये मोटाई, ये इसकी देखिए चौड़ाई हो गई, और ये क्या हो गया, इसकी मोटाई हो गई। तो यही कहने का मतलब, जैसे हर पदार्थ की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती है, उसी रंग का भी क्या होता है, विशेषताएं होती है, जिसे
रंगों का बीमा कहते हैं तो उसे डायमेंशन ऑफ कलर कहते हैं। और ये क्या क्या होते हैं, तो ह्यू मूल्य जिसे वैल्यू कहते हैं, और क्रोमा जिसे तीव्रता भी कह सकते हैं, इंटेंसिटी। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझ लिया। अब आप सोचेंगे ह्यू क्या होता है, तो यह किसी रंग का नाम है। ह्यू क्या है, बस इतना समझ जाइए। जैसे आप लाल पीला हरा रंग कहते हैं, तो आप रंग न कह सकते हैं लाल ह्यू, पीला ह्यू और नीला ह्यू। तो यही है कि यह किसी रंग का नाम है, जैसे लाल पीला नीला हरा आदि। इसका संबंध रंग की गर्मी एवं शीतलता से होता है। ह्यू का संबंध किससे होता है, तो रंग की गर्मपन और ठंडेपन से होता है। आप ऐसे कह सकते हो कि ह्यू का संबंध किससे होता है, तो रंग के गर्मपन से और रंग के ठंडेपन से ह्यू का संबंध होता है। मूल्य क्या होता है, वैल्यू, रंग का गहरापन अथवा हल्कापन। ठीक है, वैल्यू क्या होती है, तो मूल्य का मतलब वैल्यू क्या है, तो वैल्यू जो है मूल्य की लाइट मतलब लाइटनेस, और क्या बताती है, डार्कनेस। ये क्या होता है, गहरापन और हल्कानेस। ठीक है, लाइटनेस और डार्कनेस, वैल्यू की लाइटनेस और डार्कनेस मतलब मूल्य हो गया। क्रोमा क्या है, तो क्रोमा से अभिप्राय है रंग के, क्रोमा से क्या अभिप्राय है, रंग के ब्राइटनेस से और डार्कनेस से। ठीक है, क्रोमा से क्या अभिप्राय है, रंग के ब्राइटनेस से और डार्कनेस से, मतलब डलनेस से, सॉरी, चमक से और मंदपन से, ब्राइटनेस से डलनेस से। ये तीनों बीमा आपस में एक दूसरे से उसी प्रकार अलग होती हैं जिस तरह प्रकाश की बीमा अलग होती हैं। रंगों के 3 बीमाओं को रंगों का गुण भी कहा जाता है। जैसे आपने कह दिया ना, रंग की बीमा कहते हैं, प्रांग सर ने दिया है। जैसे लंबाई चौड़ाई मोटाई किसी वस्तु की विशेषता होती है या डायमेंशन होता है, वैसे ही रंग का भी डायमेंशन होता है, जिसे ह्यू कहते हैं, मूल्य कहते हैं और क्रोमा कहते हैं। तो इसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसे रंगों का गुण भी कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला, देखिए ह्यू। ह्यू से तात्पर्य किसी रंग के नाम से है, यथा लाल पीला हरा नीला बैगनी नारंगी काला सफ़ेद भूरा आदि। रंग विविध प्रकार के होते हैं, ये तो आपको पता है, रंग बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक रंग में दूसरे रंग के मिलने से एक नए रंग का निर्माण होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं एक नए ह्यू का निर्माण होता है। जैसे आपने लाल में पीला मिलाया तो ऑरेंज बनता है ना, तो ऑरेंज नया ह्यू बन गया। इसी तरह यदि हरा में पीला रंग मिला दिया जाए तो वे इस नए रंग का निर्माण होता ही है, उसका क्या कहते हैं, ह्यू बदल जाता है। मतलब कहने का कि नए रंग का निर्माण होते ही उसका ह्यू बदल जाता है, मतलब रंग बदल जाता है। जैसे लाल में पीला मिलाने से बैगनी रंग बन गया तो उसका ह्यू बदल गया। ये सभी रंग क्या कहलाते हैं, तो ह्यू कहलाते हैं। ठीक है, आपने समझ लिया ह्यू किसे कहते हैं। और प्रांग सर ने रंगों को कितने वर्गों में बांटा था, इन्होंने इसको बीच में ला दिया, मैं इसको बाद में बताऊंगी। पहले ह्यू, मूल्य और आप क्रोमा समझ लो। अभी तक आपने क्या समझा, ह्यू समझा। उसके बाद अब दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो मूल्य आता है। तो मूल्य का मतलब क्या होता है, वैल्यू। प्रांग के रंग का दूसरा महत्वपूर्ण गुण क्या है, रंगों का मूल्य या वैल्यू है। प्रांग सर का पहला आपने क्या देखा था, यहाँ पे आपने पहला ह्यू देखा था। अब दूसरे नंबर पे आप क्या देखेंगे, तो उसका मूल्य देखेंगे। मूल्य का मतलब क्या हो गया, उसकी वैल्यू क्या है, मतलब उसका डार्कनेस और उसका लाइटनेस, रंग गहरा है कि रंग हल्का है। ठीक है, ये हरे मतलब कहने का है कि हल्के रंग की वैल्यू ज़्यादा होती है कि गहरे रंग की वैल्यू ज़्यादा होती है, कहने का बस इतना सा मतलब है। मूल्य का अर्थ है रंग के गहरेपन या हल्केपन, डार्कनेस और लाइटनेस से लगाया जाता है। कोई भी रंग में सफ़ेद या काले रंग की भिन्न भिन्न मात्रा मिलाने से रंग के भिन्न भिन्न मूल्य प्राप्त होते हैं। रंगों के हल्केपन एवं गहरेपन को भी विविध श्रेणियां हैं। इनमें से सबसे कम मूल्य सफ़ेद रंग का, देख लीजिए सबसे कम मूल्य किस रंग का होता है, तो सफ़ेद रंग का, वाइट कलर का, तथा सबसे अधिक मूल्य काले रंग का होता है। सबसे कम मूल्य किस रंग का होता है, तो सफ़ेद रंग का। सबसे अधिक मूल्य किसका होता है, काले रंग का। ठीक है, क्योंकि सफ़ेद रंग से हल्का कोई रंग नहीं होता और काले रंग से गहरा कोई रंग नहीं होता। कहने का मतलब जैसे सफ़ेद रंग हर कलर को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। और सफ़ेद रंग को किसी भी रंग में जितना उसकी मात्रा बढ़ाते जाएंगे रंग उतना हल्का होता जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, सफ़ेद रंग सब रंग को अपने अंदर समाहित कर लेगा और सफ़ेद हो जाएगा। मतलब सारे रंग को रंग उड़ा देगा और सफ़ेद रंग मतलब फेंक देगा, परावर्तित कर देगा। और काले रंग की क्या तारीफ है, अगर इस रंग को किसी रंग में बढ़ाते जाएंगे तो वो रंग क्या होता जाएगा, डार्क होता जाएगा, डार्क होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा ब्लैक कलर की ज़्यादा मात्रा कर देंगे तो वो रंग अपना मूल रंग खो के क्या हो जाएगा, काले रंग का हो जाएगा।
तो वही कहने का मतलब है कि सबसे अधिक मूल्य काले रंग का होता है, क्योंकि सफ़ेद रंग से हल्का कोई अन्य रंग नहीं तथा काले रंग से गहरा और कोई दूसरा रंग नहीं। सफ़ेद एवं काले रंग के बीच में जो भी रंग आते हैं वे क्या मध्यम मूल्य मीडियम वैल्यू के होते हैं। ठीक है, सफ़ेद एवं काले रंग के बीच में जो भी रंग आते हैं वो किस उसकी वैल्यू क्या होती है, तो मीडियम होती है। मूल्य रंगों का गहरापन एवं हल्कापन। वैल्यू किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन है, रंगों का गहरापन एवं हल्कापन कहलाता है मूल्य, ह्यू या क्रोमा। तो आपको ये याद रखना कि मूल्य का जो गहरापन होता है और हल्कापन होता है वो क्या होता है, तो वो मूल्य कहलाता है। सफ़ेद रंग सबसे कम मूल्य का होता है और काले रंग सबसे अधिक मूल्य के होते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ मैंने बता दिया कैसे होते हैं। सफ़ेद एवं काले रंग के बीच में जितने रंग आते हैं वो क्या होते हैं, तो उन्हें मध्यम मूल्य का रंग कहते हैं। ठीक है, रंगों के मूल्यों में इच्छा अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। ये तो प्रैक्टिकल करके भी आप देख सकते हो। सफ़ेद रंग मिला दोगे तो रंग हल्का होता जाएगा, काला रंग मिला दोगे तो रंग गाढ़ा होता जाएगा। तो सफ़ेद रंग मिलाओगे तो हल्का होगा तो उसकी वैल्यू घटते जाएगी, काला रंग मिलाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी। काले एवं सफ़ेद रंग के प्रयोग से विभिन्न रंगों के मूल्य घटाए बढ़ाए जाते हैं। उदाहरणार्थ, लाल रंग में जैसे जैसे काला रंग मिलाए जाएंगे उसका मूल्य क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब थोड़ा लाल मिलाए तो डार्क रेड हो जाएगा, थोड़ा और मिलाएंगे मरून हो जाएगा, उससे ज़्यादा मिलाएंगे ब्लैकिश रेड हो जाएगा। तो ऐसे करते क्या उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी और एक समय मूल्य बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि लाल रंग काला बन जाएगा। मैंने आपको पहले यहीं पे बताया था अभी। तथा अधिक सफ़ेद रंग मिलाने से लाल रंग सफ़ेद जैसा ही दिखने लगेगा। गहरे रंग में सफ़ेद रंग मिलाकर उसे हल्का तथा काला रंग मिलाकर उसे गहरा किया जाता है। ध्यान रहे, सफ़ेद रंग से हल्का कोई रंग नहीं और काले रंग से गहरा कोई दूसरा रंग नहीं। इस चीज़ को याद रखिएगा कि सफ़ेद रंग से हल्का कोई दूसरा रंग नहीं होता और काले रंग से गहरा भी कोई दूसरा रंग नहीं होता। नंबर 1 पे आता है टिंट और शेड। मूल्य, देखिए ये जो मूल्य के अंदर ही टिंट और शेड आते हैं। इस रंग को ध्यान, जैसे आपने कहा ना, किसी रंग का हल्का रंग मतलब टिंट हो गया, किसी रंग का गहरा मतलब शेड हो गया। इस चीज़ को आप देखें कि किसके टाइप हैं, तो ये वैल्यू के 2 टाइप है, टिंट और शेड। टिंट का मतलब होता है किसी रंग का अपने वास्तविक रंग से हल्का हो जाना, टिंट। किसी रंग का अपने वास्तविक रंग से गहरा हो जाना, शेड। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे देख लो, ये टिंट है और ये शेड है। टिंट है, देखो अपने वास्तविक रंग से सारे कलर हल्के, यहीं से आप देख लो अंतर, ये हल्के लग रहे हैं क्योंकि इसमें सफ़ेद रंग को मिलाया गया है। पीले में सफ़ेद मिलाया गया तो ये क्या हो गया, डल वाइट, डल येलो लग रहा है ना। और इसी में देखो हल्का ब्लैक मिला गया तो क्या कर दिया कि डार्क हो गया। तो टिंट का मतलब लाइट और शेड का मतलब डार्क होता है। और ये किसके टाइप है, किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये वैल्यू के 2 मतलब विशेषताएं कह सकते हैं या उनके 2 ये टाइप कह सकते हैं, जैसे टिंट और शेड्स। ठीक है, तो रंगों का वह मूल्य जो सफ़ेद रंग के मिलाने से अपने वास्तविक रंग से हल्का हो जाता है उसे टिंट कहते हैं। और शेड क्या होता है, इसी तरह रंगों का वह मूल्य जो काला रंग के मिलाने से अपने वास्तविक रंग से गहरा हो जाता है उसे क्या कहते हैं, शेड कहते हैं। शेड इज़ द हार्डनेस ऑफ कलर नियरेस्ट टू ब्लैक। ठीक है, हल्के रंगों के प्रयोग से वस्तु का आकार बड़ा एवं लंबा दिखता है। हल्के रंगों के प्रयोग से वस्तु का आकार बड़ा एवं लंबा दिखता है। अगर कोई मोटी लेडीज़ है, अगर मतलब जो थोड़ा मतलब मोटे दिखते हैं, हेल्दी हैं, तो अगर उनको आप वाइट कलर पहनाएंगे ना तो वो सफ़ेद रंग और परावर्तित करके क्या होगा, वो और मोटी दिखेंगी। तो इसलिए कहा गया कि जो हल्का रंग होता है वो बड़ा और लंबा दिखाता है और गहरा रंग क्या होता है, वस्तु को छोटा और लंबाई भी कम होने का आभास करता है। तो 2 समान माप के सफ़ेद एवं काले रंग के कपड़ों को लेकर प्रकाश में फैलाकर देखें। कहने का मतलब है कि एक ही समान बाई 2 मतलब 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा सफ़ेद रंग का कपड़ा ले लो और काले रंग का कपड़ा ले लो। ठीक है, और दोनों को एक जगह फैला कर देखो, आपको दिखने में ऐसा प्रतीत होगा कि जो सफ़ेद रंग का कपड़ा है वो ज़्यादा बड़ा दिखेगा काले रंग के कपड़े के हिसाब से। क्यों, क्योंकि सफ़ेद रंग परावर्तन कर रहा है ना, चीज़ों को फैलाने का काम कर रहा है, तो चीज़ें क्या है, चौड़ी दिख रही हैं। और जो ब्लैक कलर है वो चीज़ों को अवशोषित करने का, सोखने का काम कर रहा है, तो चीज़ें क्या हो रही है, छोटी दिख रही है। ठीक है, इतनी चीजें आप समझ गए। गहरे रंगों के प्रयोग से वस्तु का आकार छोटा एवं लंबाई कम होने का आभास मिलता है। 2 समान माप के सफ़ेद एवं काले रंग के कपड़ों को लेकर प्रकाश में फैलाकर देखें।
आपको ऐसा आभास होगा कि सफ़ेद रंग का कपड़ा लंबाई चौड़ाई में काले रंग से अधिक है, मगर वास्तविकता में दोनों क्या है, समान है। मैंने आपको इसको बताया ना कैसे, तो वैसे ही प्रांग के रंग मूल्य सिद्धांत से निम्न जानकारी मिलती है। मतलब मूल्य की क्या है, सिद्धांत से निम्न जानकारी मिलती है, मूल्य की बस बात कर रहे हैं। रंगों के मूल्य को इच्छा अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है, ये सही बात है। मूल्य कैसे घटाया बढ़ाया, टिंट और शेड का प्रयोग के, मतलब हल्के रंग का प्रयोग करेंगे किसी रंग में तो वो हल्का हो जाएगा, टिंट हो जाएगा, और गहरा करेंगे तो वो शेड हो जाएगा। सफ़ेद रंग सबसे हल्का होता है, यह वस्तु को बड़ा आकार में बड़ा दिखाता है, सही बात है। सफ़ेद रंग सबसे अधिक प्रकाश को परावर्तित करता है 75 से 80%, और आपको बताए थे जो पीला कलर होता है 70%, ब्लैक कलर 5 से 10%। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से उसका टिंट बनता है, किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से उसका टिंट बनता है, मतलब हल्का रंग बनता है, और किसी भी रंग में ब्लैक कलर मिलाने से उसका शेड बनता है, ठीक है। काला रंग सबसे अधिक गहरा होता है, यह वस्तु के आकार को घटाकर दिखाता है। काला रंग वस्तु के आकार को घटाकर दिखाता है, चीज़ें छोटी दिखाता है, ठीक है, चीज़ें दूर से दिखती हैं। और सफ़ेद रंग क्या करता है, या हल्की चीज़ें क्या करती है, चीज़ों को बड़ा दिखाती हैं, ठीक है, मोटा दिखाती हैं, और दूर से भी चीज़ें नहीं दिखती, नज़दीक चीज़ें नज़दीक दिखती हैं। काला रंग प्रकाश को सबसे अधिक अवशोषित करता है, मात्र 5 से 10% ही प्रकाश परावर्तित होता है, ये चीज़ मैंने आपको भी बताया। इसलिए सफ़ेद पर काला कम प्रभावी होता है, मतलब सफ़ेद रंग पे काला कम प्रभावी होगा क्योंकि वो फैल जाएगा, विसरित हो जाएगा, जबकि काले पर सफ़ेद अधिक प्रभावित होगा क्योंकि वो होता नहीं अवशोषित करके दिखाएगा। तो सफ़ेद पे वाइट, अरे ब्लैक पे वाइट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ग्रे रंग उदासीन का सूचक, ग्रे रंग या स्लेटी रंग को किस रंग के अंतर्गत रखते हैं, उदासीन रंग के अंतर्गत रखते हैं। विरोधी मूल्यों के रंगों के प्रयोग से धनाकर्षण होता है, मतलब कंट्रास्ट कलर का। आजकल देखिए कंट्रास्ट कलर का मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल फैशन क्रेज कह सकते हैं, जैसे पीले के साथ पर्पल, बैगनी कलर, हरे के साथ लाल कलर, ये क्या है, कंट्रास्ट कलर है, मतलब उसका विरोधी कलर है, जो क्या होता है, चीज़ों को आकर्षित, आंखों को आकर्षण पैदा करता है, ठीक है। वही कहेगा कि विरोधी रंग ध्यान मतलब ज़्यादा आकर्षित करते हैं। अगला आपको क्या देखना है, क्रोमा। आपने पहले क्या देखा, ह्यू, जो मतलब हल्का, मतलब रंग का ठंडापन और गर्मपन बता रहा था, और हर रंग का नाम क्या होता है जिसे ह्यू के नाम से भी संबोधित करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आप जान गए। इसे कैपिटल एच से, मतलब इसको एक सिंबल क्या है, कैपिटल एच है। और आपको इतना जान लेना, किसी भी रंग का गहरापन मतलब ठंडापन और गर्मपन क्या कहलाता है, ह्यू कहलाता है। ह्यू की विशेषता चीज़ें गर्म और ठंडेपन में व्यक्त की जाती है। और वैल्यू क्या होता है, टिंट और शेड होता है, मतलब हल्कापन कम मूल्य का और अधिक मूल्य का। जो टिंट होता है उसका मूल्य कम होता है, जो शेड होता है उसका मूल्य अधिक होता है। मतलब सफ़ेद रंग का मूल्य कम होता है और ब्लैक कलर का मूल्य अधिक होता है। नेक्स्ट आता है क्रोमा। प्रांग के रंग योजना का यह तीसरा महत्वपूर्ण गुण है। इसे रंगों की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ कलर भी कहा जाता है। प्रांग कलर स्कीम में जो इन्होंने 3 क्वालिटी बताई थी, उसमें ये लास्ट और तीसरा महत्वपूर्ण गुण है। इसे इंटेंसिटी ऑफ कलर भी कहते हैं, क्रोमा भी कहते हैं, ठीक है। क्रोमा से तात्पर्य रंगों के चमक या धुंधलेपन से, ब्राइटनेस या डलनेस से है। क्रोमा का अर्थ क्या है, ये ब्राइट दिख रहा है मतलब चमक लिए हुए है, या डलनेस मतलब डल कलर है, ठीक है। यही क्या होता है, क्रोमा होता है। क्रोमा इज द ब्राइटनेस या डलनेस ऑफ ए कलर टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ए कलर, एड टू कम्प्लीमेंट्री कलर टू मेक इट सॉफ्ट। रंगों की सबलता एवं दुर्बलता का आभास इसी से होता है। और क्रोमा क्या होता है, तीव्रता, इंटेंसिटी, मतलब किसी की तरंग दैर्ध्य कितनी है। जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी उसको कलर क्या होगा, ज़्यादा चटक दिखेगा, जिसकी कम होगी तो वो कम चटक दिखेगा, ठीक है। तीव्र रंग की वस्तुएं हाई इंटेंस की होती, वही उसकी इंटेंसिटी क्या होती, ज़्यादा होती, तरंग दैर्ध्य क्या होती, ज़्यादा होती, जैसा रेड कलर। तीव्र रंग की वस्तुएं हाई इंटेंस, आकर्षण, प्रभावशाली, रुचिकर एवं मनोहारी लगती हैं तथा व्यक्ति के ध्यान को अपनी ओर खींचती हुई प्रतीत होती है। कम तीव्र रंग की वस्तुएं शांत, शालीन एवं सोबर लगती, जैसे पर्पल, विजुअल होता है वायलेट कलर, ठीक है। ये इसका तो तरंग दैर्ध्य, इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। तो ये कलर क्या होता है, उतना अट्रैक्टिव नहीं होता, मतलब उतनी चीज़ें दिखती नहीं। पर रेड कलर की चीज़ें क्या होती है, दूर से दिखती, क्यों, क्योंकि उसका वेवलेंथ, उसकी इंटेंसिटी है वो क्या है, ज़्यादा। इसीलिए आप देख सकते हैं
रोड वगैरह पे ऑरेंज कलर का, मतलब बहुत चटक कलर, गर्म कलर माना था, ऑरेंज कलर, रेड कलर की जो ये जगह जगह पे कैट आई बनती है या जगह जगह पे होर्डिंग लगी होती है, तो इन रंगों का प्रयोग क्यों किया था कि जब लाइट उस पर पड़ती है तो आप तरंगदैर्घ्य ही तो पड़ रहे हैं, तो जब उस पर लाइट पड़ती है तो प्रकाश उस पर जब पड़ता है तो उसकी वेव क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो रेड कलर दूर से क्या होता है, प्रतीत होने लगता है। आप देख लीजिए रोड पे जैसे ऐसे एरो का, रोड वगैरह पे ऐसे एरो का सिंबल लगा होता है, मतलब आपको ये बताने के लिए किधर दाएं जाना है, या ऐसे लगा होता है तो मतलब बाएं जाना है। प्रतिरोध लिखा होता है कहीं, मतलब आप रुक जाओ, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसी चीज़ें लिखी होती है ना, तो उनमें कौन सा रंग प्रयोग किया था, लाल रंग प्रयोग किया था। क्यों? क्योंकि उसकी क्या होती है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, जब उसमें प्रकाश पड़ेगा तो वो चीज़ें हमको दूर से दिखाई देंगी। कहने का मतलब बस इतना सा है। तो वही चीज़ है कि तीव्र रंग की वस्तुएं आकर्षण, प्रभावशाली, रुचिकर एवं मनोहारी लगती हैं तथा व्यक्ति के ध्यान को क्या करती हैं, अपनी ओर खींचती हुई प्रतीत होती हैं। कम तीव्र की वस्तुएं शांत, शालीन एवं शोभर लगती हैं। ये अति सूक्ष्म होती हैं, अतः इनका प्रयोग छोटे क्षेत्रों में उचित नहीं रहता। रंगों की तीव्रता को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, रंगों की तीव्रता को क्या किया था, घटाया और बढ़ाया जा सकता है। किसी भी रंग में उनके पूरक रंग मिला देने से उनकी तीव्रता कम हो जाती है। किसी भी रंग में अगर उनका कम्प्लीमेंट्री कलर मिला देने से क्या होता है, उनकी तीव्रता कम हो जाती है, परंतु यदि उनके पूरक रंगों के पास रख दिया जाए। कहने का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये दोनों कलर है, ये क्या है, कम्प्लीमेंट्री कलर है। ये जस्ट मतलब किसी रंग के जस्ट सामने वाला रंग, वो उसका क्या होता है, पूरक रंग, मतलब उसका विरोधी कलर। पीला का बैगनी क्या है, विरोधी कलर है। तो इसको अगर इसमें मिला देंगे या पीले रंग को बैगनी रंग में मिला देंगे तो ये डल हो जाएगा ना। अगर पीले रंग को उठा के बैगनी रंग में डाल देंगे तो बैगनी जितना चटक दिख रहा है उतना चटक दिखेगा नहीं। तो कहने का मतलब जब उसमें मिला देंगे तो डल हो जाएगा। लेकिन अगर यही कलर इसके बगल में रख दें, मतलब जैसे कहने का है कि पीले कलर को, पीले मतलब इन दोनों को मान लो अगल बगल रख दें। जैसे आपने कुर्ता येलो कलर का बनवाया, दुपट्टा पर्पल कलर का ले लिया, तो क्या होता है, उसके जस्ट बगल में आ गया, उसके ऊपर आ गया ना, तो वो खुल के दिखता है। तो वही कहने का मतलब है कि जब रंगों को मिला देंगे तो वो डल हो जाएंगे, पर बगल में रख देंगे तो क्या हो जाएंगे, तीव्र दिखने लगेंगे। देखिए ये रंगों की क्वालिटी है या ये आप रंग क्या एक भ्रम पैदा कर रहा है ना, ये एक जैसे जादू नहीं लग रहा है। तो इसीलिए रंगों को कहा गया लाइव जीवन उसमें कहा गया। देखिए रंग बगल में रख दिए तो रंग विरोधी लग रहा है, तेज लगने लगा, चटक लगने लगा। रंग उसमें डाल दिए तो रंग डल हो गया। ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, रंग मतलब आप जादू भी कह सकते हैं कि रंग के द्वारा ही क्या होता है। इसलिए इसे कहते हैं इसमें क्या है, इसमें जीवन है, ये कला है। ये रंग क्या है, एक कला है। वही प्रांग के रंगों की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ क्रोमा ऑफ कलर के अध्ययन से निम्न जानकारी मिलती है। अब तक आपने यहाँ पे देखा था वैल्यू क्या क्या है, तो सफ़ेद रंग हल्का होता है, ब्लैक कलर डार्क, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। सफ़ेद रंग किसी चीज़ में मिलाएंगे तो रंग हल्का हो जाएगा, तो टिंट तैयार होता है। डार्क रंग मिलाएंगे तो ज़्यादा होता है। ब्लैक कलर की अवशोषण क्षमता कम होती है, 5 से 10%। वाइट की क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, 75। आपने देखा था ना ये सब चीज़ें, 75 से 80%। तो यही चीज़ें क्या है, तो आपने अब तक किसकी तारीफ देखी थी, विशेषताएं, मूल्य या वैल्यू की देखी थी। अब आपको क्या मतलब आपने जब क्रोमा के बारे में जाना, किसी कलर की तीव्रता इंटेंसिटी को जाना, तो आपने क्या सीखा। तो देखिए आपको ये जानकारी मिली कि नंबर 1, तीव्र रंगों में उनके पूरक रंगों को मिलाने से उनकी तीव्रता कम हो जाती। जो चटक रंग होते हैं उनके जस्ट उल्टा, मैंने येलो और पर्पल आपको बताया, उसमें मिलाने से क्या होते हैं, वो डल हो जाते हैं। उनके क्या होते हैं, जो उनकी तीव्रता होती है कम हो जाती है। कुछ रंग अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक तीव्र होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे लाल है, लाल को बैगनी से अधिक चटक है कि नहीं, या बैगनी से अधिक चटक पीला रंग है, तो क्या होते हैं, तीव्र होते हैं। रंगों को यदि उनके पूरक रंग के पास रखा जाए तो उनकी तीव्रता बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, पीला कमीज डाल लो, कुर्ता पहन लो, उसके ऊपर पर्पल दुपट्टा ले लो, तो क्या होगा, रंग मतलब कंट्रास्ट कलर है। तीव्र रंग रुचिकर, जैसे आपने लाल, अगर आपने कहने का मतलब जैसे आपने लाल साड़ी पहनी, लाल पेटीकोट, मतलब लाल ब्लाउज, सब रेड कर लिया तो वो उतना खुल के नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने लाल साड़ी पहनी, उसका कंट्रास्ट ब्लाउज ग्रीन डाल लिया या पीला पहन लिया, देखिए आजकल साड़ियों पे ऐसे ही कंट्रास्ट ब्लाउज चल रहे हैं हर साड़ी। तो क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उसकी तीव्रता को बढ़ाने के लिए, आकर्षण क्षमता को क्या करें, बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है। तो रंगों का जिनको ज्ञान होता है, इसीलिए तो फैशन डिजाइनिंग, कलर डिजाइनिंग क्या होता है, ये लोग जो डिजाइनिंग कोर्स करते हैं उनमें ये सब चीज़ों का क्या उनको अध्ययन कराया जाता है। तीव्र रंग रुचिकर, प्रभावशाली एवं अधिक आकर्षण लगते हैं।
अब आपने ये चीज़ जान गया, एक आपने ह्यू जान गए, आपने मूल्य जान लिया और आपने क्रोमा जान लिया, 3 चीज़ आपको पता चल गई। लेकिन आपने ह्यू में जाना, आपने ह्यू तो जान लिया। अब प्रांग सर ने क्या किया, प्रांग सर ने 3 क्वालिटी बताई प्लस उसने 5 वर्गीकरण भी किया। रंगों का क्या किया, 5 वर्गीकरण किया, जिसमें उन्होंने प्राथमिक कलर, द्वितीयक कलर, माध्यमिक कलर, तृतीयक कलर और चतुर्थ कलर बताए। मैंने इन चीज़ को बीच में इसलिए रोक दिया क्योंकि आपका एक सीक्वेंस से ये चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर मैं ये बताने के बाद जस्ट ये बताती तो आप क्या होते, कंफ्यूज हो जाते। इसलिए पहले मैंने आपको ह्यू बताया, मूल्य बताया और क्रोमा बताया। ह्यू आपने समझ गया, रंग होता है किसी का गर्म रंग और शीतल रंग को क्या कहते हैं, ह्यू कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको मूल्य बताया, वैल्यू, किसी रंग का गहरापन एवं हल्कापन क्या मूल्य होता है। टिंट और शेड इसके 2 तैयार होते हैं, सफ़ेद रंग मिलाने से टिंट बनता है, ब्लैक कलर मिलाने से शेड बनता है। फिर आपने क्या पढ़ा, क्रोमा पढ़ा, चमकपन और मंदपन, जिसमें आपने देखा जिस रंग की तरंग मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वो रंग ज़्यादा तीव्र होता है, जिस रंग की इंटेंसिटी कम होती है वो रंग डल होता है। जब एक कॉम्प्लीमेंट्री रंग मतलब किसी भी रंग का पूरक रंग अगर उसके बगल में रखते हैं तो वो रंग चटक दिखता है, और अगर वो रंग उसमें मिक्स कर देते हैं तो वो डल दिखता है। इतनी चीज़ें मैंने आपको आपके ज्ञान के लिए बता दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रांग सर ने क्या बोलते हैं, रंगों की 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, मतलब उन्होंने 5 टाइप बताए। उन्होंने पहले क्या बताया, प्राथमिक रंग जिसे प्राइमरी कलर कहते हैं। उन्होंने दूसरे नंबर पर सेकेंडरी कलर बताया जिसे द्वितीयक रंग कहते हैं या बाइनरी कलर भी कहते हैं, ठीक है। उन्होंने उसके बाद माध्यमिक, मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट कलर बताया। चौथे नंबर पे तृतीय श्रेणी के रंग जिसे टर्सियरी कलर बताया, और चतुर्थ नंबर पे क्वाटरनरी कलर जिसे चतुर्थ रंग का। तो ये ऐसे तो 4 हो गए लेकिन नंबर में ये 5 हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ प्राथमिक कैसे रंग बनते हैं। तो ये 3 जो प्राथमिक रंग होते हैं ना, ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, किसी रंगों के मिलाने से ये रंग नहीं बनते, जैसे लाल, पीला और नीला, ठीक है। पीला रंग आप किस रंग के मिलाने से बनाएंगे, किसी भी रंग के मिलाने से पीला रंग नहीं बनेगा। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देख लेना। आपके घर में कलर होगा या बच्चों के जो कलर सेट होते हैं, आप उसमें पीले रंग में किसी और रंग को मिला के नेक्स्ट नया ह्यू तैयार किया जा सकता है, लेकिन लाल कलर, पीला कलर और नीला कलर प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। और द्वितीय रंग क्या होता है, 2 प्राथमिक रंग, जब 2 प्राथमिक रंग मिलते हैं तो द्वितीय रंग बनता है। मैंने ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में एक बार आपके नॉलेज के लिए चीज़ बताई थी, जैसे लाल कलर, पीला कलर और नीला कलर ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से कलर, लाल कलर, पीला कलर और नीला कलर, इनको क्या प्राथमिक कलर भी कहते हैं, ठीक है। और 2 प्राथमिक कलर जैसे एक लाल और एक पीला, अगर दो प्राथमिक कलर को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो एक ऑरेंज कलर जो बना, लाल में पीले को मिलाया तो क्या बन गया, ऑरेंज रंग बन गया। तो ये किस प्रकार का रंग हो गया, द्वितीयक रंग हो गया। कहने का मतलब जब समान मात्रा में जब 2 प्राथमिक कलर को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग तैयार होता है, तो द्वितीयक रंग तैयार होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब नंबर आता है माध्यमिक या मध्यवर्ती रंग का। इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये बीच में आता है, ठीक है। माध्यमिक या मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, ये बीच में आता है। अब किसके बीच में आता है, तो प्राथमिक और द्वितीय के ये बीच में आता है। बस यहीं से इसको रिलेट करना, ज़्यादा दूर मत जाना। ये प्राथमिक और द्वितीय के बीच में आता है। अब कैसे बीच में आता है, तो हमने एक प्राथमिक कलर लिया, जैसे हमने रेड ले लिया, और हमने एक द्वितीय कलर लिया, जैसे हमने ऑरेंज ले लिया। देखिए जैसे ये हमने एक रेड ले लिया, एक ऑरेंज ले लिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया तो रेड ऑरेंज बन गया। तो ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। ये प्राथमिक और द्वितीय के बीच में आया, इसलिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। अब आप समझ गए होंगे यहाँ से। अगर आपको न समझ में आया कर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैम नहीं समझ में आ रहा, और अगर समझ में आता तब भी आप लिख दिया करो, मैं मोटिवेट होंगी उससे। नेक्स्ट क्या आता है, तृतीय श्रेणी के रंग। आपने यहाँ तक आप इस चीज़ को क्लियर कर लो, बस यहाँ तक, इंटरमीडिएट तक। पहला प्राथमिक, नंबर 2 द्वितीय। प्राथमिक रंग प्रकृति में स्वतंत्र रूप से है, वो कौन कौन से रंग है, तो वो लाल है, पीला है और नीला है। अगर नेक्स्ट जो द्वितीय रंग बनेगा तो 2 प्राथमिक, जैसे लाल नीला पीला, ये क्या है, ये प्राइमरी कलर है। कौन से कलर है, प्राइमरी कलर। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिलते हैं, ठीक है। ये मतलब ये किसी रंग के मिलाने से नहीं बनते। और आपको द्वितीय रंग क्या है, तो 2, एक प्राइमरी मतलब एक प्राइमरी प्लस एक प्राइमरी, मतलब प्राइमरी प्लस प्राइमरी बराबर सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी प्लस प्राइमरी इज इक्वल टू सेकेंडरी कलर। तो आपको सेकेंडरी कौन सा कलर मिला, आपने लाल को नीले के साथ मिलाया, आपको बैगनी मिल गया। नीले को पीले के साथ मिलाया, आपको हरा मिल गया। और पीले को लाल के साथ मिलाया, आपको नारंगी मिल गया, जिसमें मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। ये चीज़ इधर से बनी हुई है, मैंने इधर से बना दिया।
आपको ये चीज़ मिल गया, आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्या आता है, तृतीय श्रेणी के रंग। तो तृतीय श्रेणी का रंग कैसे बनेगा, मतलब कहने का मतलब तीसरे नंबर का रंग। ये मध्यवर्ती को यहाँ से हटा दो, जस्ट आ जाओ दूसरे नंबर पे। दो द्वितीय श्रेणी का रंग मिला, तृतीय श्रेणी का रंग बन गया, और दो तृतीय श्रेणी का रंग मिला तो चतुर्थ श्रेणी का रंग मिल गया। वेरी सिंपल। प्राथमिक स्वतंत्र है, वो किसी के मिलने से नहीं बनते, वो स्वयं है, वो तीन है, लाल पीला नीला। जब दो प्राथमिक रंग मिले तो एक सेकेंडरी रंग मिला, ठीक, सेकेंडरी रंग बना। अब एक प्राथमिक और एक सेकेंडरी मिला तो ये क्या बन गया, मध्यवर्ती, क्योंकि ये क्या हो गया, एक प्राथमिक एक द्वितीयक मिला तो मध्यवर्ती बना। इसको यहाँ से हटा दो, मध्यवर्ती को हटा ही दो बीच से। अब यहाँ से आप इजी बना रहे हो, दो द्वितीयक मिला तो तृतीयक बन गया, दो तृतीयक मिला तो चतुर्थ बन गया। बस इतनी सी बात इसमें प्रांग सर ने बताई है। अब देखिए एक एक चीज़ इसमें क्लियर किया गया, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। प्रांग के अनुसार लाल पीला एवं नीला ये तीन प्राथमिक रंग हैं। इन्हीं तीनों रंगों के मिश्रण से विविध रंग बनते हैं। ठीक है, द्वितीयक, मध्यवर्ती, तृतीयक एवं चतुर्थ श्रेणी के रंग सभी का निर्माण इन्हीं तीनों रंगों के मिलने से होता है, परंतु ये तीन रंग ऐसे होते जिन्हें किसी अन्य रंग से नहीं प्राप्त किया जाता। ठीक है, इतनी चीजें आप समझ गए कि ये तीन रंग कैसे होते हैं, जिन्हें किसी अन्य रंग से नहीं प्राप्त किया जाता। ये क्या होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, मैं आपके ज्ञान के लिए थोड़ा और बता देती हूँ। देखिए मंजू पाटनी मैम की बुक में लिखा है, रंगों को 5 श्रेणियों में विभक्त किया। किसने किया, तो प्रांग सर ने किया। अब प्राथमिक, द्वितीयक रंग, जिसके बीच में मध्यवर्ती रंग, फिर तृतीयक रंग, फिर चतुर्थ रंग आता है। सभी रंगों को तीन आधारभूत ह्यूज को विभिन्न अनुपात, ह्यूज का मतलब रंग, के मिलाने से प्राप्त किया था। जो अगर ये क्वेश्चन बन गया कि तीन आधारभूत रंग कौन कौन से, तो लाल पीला और नीला होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। प्राथमिक भी कह सकते हैं, आधारभूत भी रंग कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन रंग हो गया, लाल पीला और नीला हो गया। यह तीन प्राथमिक रंग कहलाते क्योंकि इन्हें अन्य रंगों को मिलाने से प्राप्त नहीं किया जाता। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, इतनी चीज़ आपके माइंड में सेट हो गई होंगी। वैसे ही आपको द्वितीय रंग दिया है, तो जब दो प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाया तो आपको द्वितीय रंग प्राप्त हो गया। द्वितीय रंग को द्विगुण रंग, बाइनरी कलर या सेकेंडरी कलर कहते हैं। अब माध्यमिक रंग मैंने आपको समझा दिया था, एक प्रथम मिलाया एक द्वितीय मिलाया तो दोनों के मिलने से क्या हो गया, माध्यमिक या इंटरमीडिएट कलर बन गया। इसे मध्यम ह्यू भी कहते हैं, मीडियम ह्यू। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना कि इसे क्या कहते हैं, मध्यम ह्यू भी कहते हैं, मीडियम ह्यू, माध्यमिक रंग भी कहते हैं, मध्यवर्ती रंग, इंटरमीडिएट कलर भी कहते हैं। देखिए तीन प्राथमिक होते हैं, लाल पीला नीला, और बारी बारी से जब दो मतलब लाल को पीले से मिलाया तो एक द्वितीयक रंग बना, फिर पीले को नीले से मिलाया तो एक द्वितीयक रंग बुलाया, नीले को लाल से मिलाया तो एक द्वितीयक रंग बना। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, लाल पीला नीला ये तीन प्राथमिक रंग, और इनके बराबर मात्रा में मिलाने से कौन कौन सा रंग बना, ऑरेंज, बैगनी और हरा। ठीक है, तो तीन प्राथमिक तीन द्वितीयक 6 कलर हो गए। कितने कलर, 6 कलर हो गए। कलर स्कीम जो कलर चार्ट होता है उसमें कितना 12 रंग होते हैं। तीन प्राथमिक होता है और तीन द्वितीयक होता है। ठीक है, यहाँ से आप समझ के। अब मध्यवर्ती कितने तैयार होंगे, तो प्रत्येक के बीच में एक तैयार होगा ना, एक प्राथमिक एक द्वितीयक, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। तो यहाँ पे एक मध्यवर्ती, यहाँ पे एक मध्यवर्ती 2, यहाँ पे एक मध्यवर्ती 3, यहाँ पे एक 4, यहाँ पे एक 5, यहाँ पे एक 6। तो पहले 6 हो गए थे, तीन प्राथमिक तीन द्वितीयक 6, 6 मध्यवर्ती, कितने हो गए 12। ठीक है, तो कलर व्हील में कितने रंग होते हैं, 12 रंग होते हैं। कैसे होते हैं आप समझ गए होंगे। अगला है कौन सा रंग, देखिए कितने माध्यमिक रंग को बोला ना, 6 होते हैं। मैं आपको समझा दी वहां पे। इस प्रकार तीन प्राथमिक तीन द्वितीयक 6 माध्यमिक रंग मिलकर क्या होता है, कलर चार्ट के 12 रंग बनते हैं। मतलब कलर व्हील में 12 कलर कैसे बनते हैं, तो उसमें तीन, ये क्वेश्चन अगर आ सकता है कि उसमें तीन प्राथमिक होते हैं, तीन द्वितीयक होते हैं, 6 इंटरमीडिएट होते हैं, या कंफ्यूज करने के लिए तीन मध्यवर्ती होते हैं, 6 द्वितीयक होते हैं, ऐसे आपको कंफ्यूज कर देगा। लेकिन आप इस चीज़ को याद रखना कि तीन प्राथमिक बनते हैं, तीन प्राथमिक ऑलरेडी होते हैं, जिससे तीन द्वितीयक बनते हैं, उनके मिलने से 6 मध्यवर्ती बनते हैं। सारे कितने बन जाते हैं, 12 कलर बन जाते हैं। नेक्स्ट तृतीयक दिया है, तो आपको मैं वहाँ समझा दी थी ना कि अब प्रथम, द्वितीय और मध्यवर्ती को छोड़ देना, अब सीधे सीधे पकड़ना।
दो द्वितीय मिलाया तृतीय बन गया, दो तृतीय मिलाया चतुर्थ बन गया। तो देखो एकदम सीधे लिखा, दो द्वितीय रंग को मिलाया समान मात्रा में, तृतीय रंग बन गया। और तृतीय रंग कैसा होता है? यह तटस्थ एवं उदास रंग होता है, यह डल कलर होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे नीला रंग, स्लेटी नीला, धुएं के समान पीला रंग, ईंट के समान लाल रंग, ये सब कैसे रंग है? तो तृतीय श्रेणी के रंग है। किसके अनुसार? प्रांग सर के अनुसार। अगला नंबर क्या था? चतुर्थ रंग। आपको मैंने बताया था, दो प्रथम मिले द्वितीय बना, दो द्वितीय मिले तृतीय बना, दो तृतीय मिले तो चतुर्थ बन गया। तो दो तृतीय समान मात्रा में मिले चतुर्थ रंग बन गया। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको नहीं एक बार देखने में समझ आता तो आप मेरी वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार मन करे देख सकते हो। उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दिया करिए कि मैम ये टॉपिक नहीं समझ में, मैं नेक्स्ट डे इजीली आपको फिर से बता दूंगी। आगे आपने क्या देखा? प्रांग रंग योजना का चार्ट, प्रांग कलर चार्ट। आपने अब तक क्या पढ़ा? प्रांग कलर देखा, उन्होंने प्रांग श्रेणी देखा रंगों का, उन्होंने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। आपने प्रांग की विशेषताएं देखी, उन्होंने प्रांग की रंगों की विशेषता कितनी बताई? तो उन्होंने 3 बताई, ह्यू बताई, वैल्यू बताई और क्रोमा बताई। इसे क्या कहते हैं? इसे डायमेंशन ऑफ कलर भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? कि जैसे क्या बोलते हैं, किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है, उसके रंगों की भी विशेषताएं होती है, जैसे ह्यू, वैल्यू और क्रोमा कहते हैं। ठीक है, इसे गुण भी कहते हैं, रंगों का गुण भी कहते हैं। इतनी चीज आपने जान ली। अब नेक्स्ट क्या आता है कि प्रांग रंग का योजना चार्ट देखना, कलर चार्ट आपको देखना है। तो प्रांग ने रंगों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा। प्रांग ने रंगों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा? गर्म रंग और ठंडा रंग। और ये किसकी विशेषता है? ये तो आप ये चीज ध्यान रखना, ये ह्यू की विशेषता। आपने ह्यू में देखा था ना कि कलर रंग को ह्यू भी कहते हैं। और ह्यू की क्या विशेषता होती है? इसमें किसी भी रंग के ठंडेपन को और गर्मपन को मतलब समझा जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये ह्यू के अंतर्गत आता है। प्रांग रंग योजना के चार्ट के अनुसार चार्ट के दाहिनी ओर के रंग ठंडे होते हैं तथा बाईं ओर के रंग गर्म होते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इस चीज को पॉइंट करके याद कर लेना। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि प्रांग कलर चार्ट में चार्ट के दाहिनी ओर के रंग किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो आप कह सकते हैं कि वो ठंडे रंग के अंतर्गत आते हैं। जो चार्ट का दाहिनी ओर होता है, आप ये देख लो, जैसे ये प्रांग कलर व्हील है, ये प्रांग कलर की व्हील है। तो चार्ट के जो दाहिनी तरफ है, ये है ना आपका दायां हाथ या बायां हाथ, तो चार्ट का जो दाहिनी साइड है वो क्या है? ठंडे रंग के अंतर्गत आते हैं। और चार्ट के जो बाएं साइड है वो कैसे रंग के अंतर्गत आते हैं? गर्म रंग। आपको पता है ना, ऑरेंज कलर सबसे गर्म होता है, पीला, लाल, ये सब क्या होता है? गर्म रंग के अंतर्गत आते हैं। और ये सब क्या, जैसे आकाश देखिए हल्का नीला होता है, पेड़ प्लांट कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, हमको ठंडे का एहसास दिलाते हैं। आप समझ रहे हैं ना सब चीजें? आग कैसी होती है? देखिए आग जलती ऑरेंज कलर की, लाल लिए हुए, गर्म होती है कि नहीं होती है? तो आप इसी सब एग्जाम्पल के थ्रू, इसीलिए मैंने चैनल का नाम होम साइंस विथ ट्रिक रखा है कि आपको मैं शब्दों के माध्यम से ट्रिक दे देकर आपको चीजों को आसान बना दूंगी। तो आपने इधर क्या, जब प्रांग कलर व्हील जो है, जो उसमें क्या होता है, जो दाएं साइड के कलर होते हैं वो ठंडे होते हैं। आप अपने के चार्ट रखना और अपने आप को सामने रखना, अपने हाथ का दाहिना साइड देखना, अपने हाथ का बायां साइड देखना। आपके हाथ का जो दाहिना साइड है वो क्या है? ठंडे है, और आपके साइड के जो बायां साइड है वो क्या है? गर्म कलर है। यहाँ तक आपने समझ गए। और ये है क्या? तो ये ह्यू की तारीफ है, गर्मपन और ठंडापन। इनके अनुसार लाल नारंगी रंग सबसे गर्म होते हैं। लाल और नारंगी रंग क्या होते हैं? सबसे गर्म कलर होते हैं। इस चीज को याद रखना, लाल रंग, नारंगी रंग सबसे गर्म रंग होते हैं। चार्ट के बाईं ओर के रंग ठंडे होते हैं। चार्ट के ये यहाँ पे देखिए रॉन्ग हो गया है, चार्ट के दाईं ओर के रंग ठंडे होते हैं और बाईं ओर के रंग गर्म होते हैं। ठीक है, नीला एवं बैगनी रंग सबसे ठंडा होता है। नीला और बैगनी रंग कैसा रंग होता है? सबसे ठंडा रंग होता है। ठीक है, और सबसे गर्म रंग कौन सा होता है? लाल रंग और नारंगी रंग। चार्ट के जो दाहिने साइड के सारे कलर है वो आपको ठंडे रहेंगे और जो बाएं साइड के वो आपको गर्म रहेंगे। मैंने इस चित्र के माध्यम से आपको समझा दिया। अभी ये सब के बारे में मैं आपको एक एक करके सारा बताऊंगी कि ये एनालॉगस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होता है, सेकेंडरी क्या है, स्प्लिट कलर क्या होते हैं, मैं ये चीज़ आपको सारी समझाऊंगी। हमारे पास मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो चीज़ें मतलब पोस्टर या कैसे भी बता पाऊँ, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको बताती नहीं हूँ, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझाने का एक साधन मात्र बना लेती हूँ।
तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कहने का मतलब नीला एवं बैगनी रंग सबसे ठंडे रंग होते हैं। ये प्रांग कलर चार्ट के सबसे दबे हुए एवं अप्रमुख रंग होते हैं, ठीक। क्यों ये दबे होते हैं? क्योंकि इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है। हरे रंग न तो बहुत अधिक गर्म होते और न ही बहुत अधिक ठंडा, ये बीच के माने जाते। परंतु जब हरे में पीला रंग, पीला क्या है? गर्म रंग है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। जब हरे में पीला रंग मिलाएंगे तो गर्म रंग बन जाएगा, और जब हरे में नीला रंग मिलाएंगे तो ठंडा रंग बन जाएंगे, क्योंकि नीला ठंडा रंग है, पीला गर्म रंग है। हरे रंग में जैसे जैसे नीला रंग मिलाते जाएंगे ठंडा होते जाएगा, पीला रंग मिलाते जाएंगे तो गर्म होते जाएगा, ठीक है। आप चीज़ें समझ रहे हैं? जैसे देखो मैं आपको यहाँ से समझा दे रही हूँ। देखो ये हरा रंग ले लो, नहीं ये ग्रीन कलर ले लो, ठीक है। ये ग्रीन कलर ले लो, आपने पीला रंग मिलाना शुरू किया। जैसे आपने यहाँ से क्या किया? पीला रंग मिलाना शुरू, येलो ग्रीन हुआ, ठीक है। तो ये कैसा रंग हो गया? ठंडा हो गया। क्योंकि देखो इस चार्ट के इधर जितने रंग हैं, ठीक है, इस चार्ट के इधर जितने रंग हैं वो क्या है? गर्म रंग है। इस चार्ट के इधर जितने रंग है वो क्या है? ठंडे रंग है। तो आपने हरे में अगर पीला रंग मिलाया तो येलो ग्रीन तैयार हुआ, जो कि कैसा है? ठंडे इसकी प्रकृति रहेगी। यदि आपने हरे में नीला रंग मिलाया तो क्या होगा? अरे गर्म, ये गर्म है। और अगर आपने हरे में नीला रंग मिलाया तो ब्लू ग्रीन तैयार होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी? ठंडी होगी। इसकी गर्म और इसकी ठंडी, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इधर ठंडा रंग होता है, चार्ट के दाहिनी तरफ ठंडा, चार्ट के बाईं तरफ गर्म रंग। किसने बताया? प्रांग सर ने बताया, ठीक है। आप ये चीज़ समझ गए होंगे। गर्म रंग तैयार होता है। लाल नारंगी सबसे गर्म रंग है और प्रमुख रंग है। लाल और नारंगी क्या है? सबसे गर्म रंग है और प्रमुख रंग है। नीला बैगनी सबसे ठंडा रंग है और अप्रमुख रंग है, ठीक है। गर्म एवं ठंडे रंग एक दूसरे के विरोधी होते हैं। गर्म रंग और ठंडा रंग क्या होते हैं? एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हो, ये गर्म रंग है, ये देख लो, ये गर्म रंग, ये ऐसे आप रखो चार्ट, ये चीज, ये गर्म रंग है और ये किस में आता है? वॉयलेट कलर, ठंडे रंग में आता है ना। तो क्या होगा? ये एक दूसरे के विरोधी होते जाएंगे। और आप ऐसे किसी को भी रख सकते हो, जैसे इसके सामने ये हो गया, तो ऑरेंज कलर गर्म रंग, ब्लू वॉयलेट क्या है? ठंडा रंग। ऑरेंज कलर मतलब जो डार्क, मतलब प्योर ऑरेंज गर्म और प्योर ब्लू ठंडा। समझ में आ रहा है आपको? एक दूसरे के विरोधी हुए ना। विरोधी का मतलब आमने सामने जो खड़े होते हैं। युद्ध में क्या होता है? जब दो सेनाएं लड़ती हैं तो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होती है, और होती क्या है? विरोधी होती। जैसे आप प्रधानी जो ग्राम प्रधानी का इलेक्शन होता है, आप उस कहते हैं ना, एक दूसरे के विरोधी इलेक्शन में खड़े हुए हैं। तो क्या होता है कि वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो कौन होता है? तो वो एक दूसरे के लिए क्या कंपटीटर है वो, तो वही उनको ही क्या कहते हैं? एक दूसरे के विरोधी कहते हैं। तो उसी हिसाब से ये रंगों में देख सकते हैं, एक दूसरे के सामने, जैसे यहाँ पे दे दिया कम्प्लीमेंट्री कलर, पूरक कलर मतलब विरोधी कलर। ये इसका विरोधी, ये इसका विरोधी, मतलब जस्ट सामने, जस्ट सामने, जस्ट सामने, ठीक है। ऐसे तो क्या होता है? वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। इनमें कोई अनुपूरकता नहीं पाई जाती, परंतु अनुपूरकता उत्पन्न करने में रंग संयोजन में इसका प्रयोग किया जाता है। गर्म रंगों में आपस में अनुरूपता होती है क्योंकि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसी तरह ठंडे रंगों में भी अनुरूपता एवं ठंडेपन के गुण को सदैव स्मरण रखना चाहिए, ताकि सज्जा सुंदर, जीवंत एवं आकर्षक लगे, ठीक है। प्रांग रंग चार्ट योजना के अनुसार गर्म रंग वाली वस्तुएं आकार में बड़ी एवं पास आती दिखाई थी। प्रांग कलर स्कीम के अनुसार जो गर्म रंग होते हैं वे क्या होती है? आकार में बड़ी दिखती हैं और हमको पास दिखती। देखिए आपको मैं एक रोड लाइट की ही बात कर देती हूँ। अगर रेड कलर बहुत दूर जल रहा है, बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो वो लगती है कि अगर आप लाइट जली और वहाँ से लाइट दूर, मतलब आपके पास फिर मतलब आई ना, जिस वस्तु से प्रकाश आता है तो फिर दूसरी वस्तु से टकराता है, तो वो आपको लगेगा कि वहाँ मतलब पास हम आ गए हैं, लेकिन आप थोड़ी दूरी तय करते हो तब उस वस्तु के पास पहुंचते हो। तो वही काम कहने का मतलब है कि आपको दिखती तो ऐसा लगता है कि बस हम पास आ गए हैं, लेकिन क्या होता है? दिख क्यों हम मतलब हम पास अभी नहीं होते। ऐसा क्यों आभास होता है? क्योंकि जो डार्क कलर होते हैं हमें पास होने का आभास दिलाते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात कही गई है। आती है ठंडे रंग वाली वस्तुएं दूर जाती हुई छोटी होने का आभास दिलाती हैं। गर्म एवं ठंडे रंग एक दूसरे के विपरीत एवं विरोधी होते हैं। साथ ही ये रंग एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। लाल, हरा, बैगनी, पीला, नारंगी, नीला, सफ़ेद एवं काला, ये सभी रंग एक दूसरे के पूरक है। देखिए यहाँ पे आपको एक मैं उदाहरण बता दे रही हूँ, लिखा हुआ है बैगनी एवं पीला, बैगनी एवं पीला, बैगनी एवं पीला एक दूसरे के पूरक है। आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हो, पीला एवं बैगनी एक दूसरे के पूरक है, ठीक है।
ऑरेंज और नीला, ऑरेंज और नीला एक दूसरे के पूरक है। लाल और हरा एक दूसरे के पूरक, इसीलिए लाल साड़ी पहनते हैं, हरा ब्लाउज, क्योंकि क्या होता है हमें आकर्षण पैदा करता है। बच्चों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज आप लोग को यहीं तक समझाती हूँ। कलर का चैप्टर थोड़ा हार्ड है, अगर एक दिन में सारा बता दूंगी तो क्या हो जाएगा, आपको कन्फ्यूज़ आप हो जाओगे कि ये सब मतलब हौच पौच हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके, अब ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है, आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, थोड़ा सा और आपको बताना है, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर मैं इसके बाद पूरा आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर।